Welcome back. And I was discussing with you ethical relativism, and I was trying to come up with an argument that this theory is actually proving that this theory itself is not correct. Apply the theory of ethical relativism to itself. Is it ethical for someone who believes in ethical relativism to advocate ethical relativism? And the answer is quite obvious, that no, because that person himself is saying that I'm a liar. So ethical relativism, इसकी एक और application हम देखते हैं कि a writer who says that there are no truths or that all truth is merely relative is asking you not to believe him. So don't. अब इशू हमारे सामने ये है कि अगर हम एथिकल रिलेटिविज्म के इस थ्योरी को गलत प्रूव कर रहे हैं, तो क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है, that is, if there are no universal moral principles, then how do individuals learn them? तो फिर बात तो फिर वहीं पर पहुंचेगी कि हर दौर में, हर इलाके के, हर कबीले के, हर रंगो मजहब के लोगों के अपने स्टैंडर्ड्स होंगे, और उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर वो जिंदगी को जी रहे हैं तो they are absolutely right, they are absolutely ethical. लिहाजा कुछ हमारे पास मॉरल डेवलपमेंट के मॉडल्स आए, और उन मॉरल डेवलपमेंट के मॉडल्स में द मोस्ट पॉपुलर मॉडल जो आपको किसी भी एथिकल आर्टिकल के अंदर लाजमन मिलेगा, दैट वुड बी कोहलबर्ग मॉडल, who identified a sequence of 6 stages of moral development. इसका मॉडल बिल्कुल उस तरह से ऑपरेट करता है जिस तरह के मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, कि सबसे पहले आपके पास साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, जब वो नीड्स पूरी हो जाएंगी तो देन यू गो टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, देन यू गो टू द सोशल, देन यू गो टू द एस्टीम, देन यू गो टू द एक्चुअलाइजेशन. और अकॉर्डिंग टू इब्राहिम मैस्लो आप नीड को स्किप नहीं कर सकते, और जब तक आपकी लोअर लेवल नीड सेटिस्फाइड नहीं होगी आप अपर लेवल नीड की तरफ मूव नहीं करोगे. बिल्कुल उसी तरह कोहलबर्ग ने 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट का एक मॉडल वो प्रेजेंट किया. द 6 स्टेजेस आर डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, 2 स्टेजेस इन ईच लेवल, और द 2 स्टेजेस इन ईच लेवल हैव समथिंग इन कॉमन. ओके, 3 लेवल्स हैं, हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं, और दोनों स्टेजेस में कुछ ना कुछ कॉमन उसने वो हमारे लिए प्रेजेंट किया. अब हम उन स्टेजेस को देखते हैं. नंबर 1, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी. उसने कहा कि पीपल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी. इसकी 2 स्टेजेस हैं जिसमें कि कॉमन एलिमेंट है सेल्फ फोकस्ड. ठीक है, सिर्फ अपनी जात के बारे में वो सोचना, और सिर्फ आई को, मैं को वो सामने रखना. ठीक है, सो मोटिवेशन इज सेल्फ इंटरेस्ट. अब हर चीज को जांचते और मापते हो इस पैमाने के साथ कि व्हाट्स इन इट फॉर मी. Okay, so it's only you who is talking about yourself. अब इसमें स्टेज 1, लेवल 1 में जो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी है, इसमें जो स्टेज 1 हमें मिलती है, दैट इज पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज. पर्सन एक्ट्स टू अवॉइड पनिशमेंट. इसमें क्या होगा कि वो सजा से बचने की कोशिश करेगा. फॉर एग्जाम्पल अटेंडिंग लेक्चर्स, सो दैट आपके लेक्चर शॉर्ट ना हो एंड यू जस्ट नीड टू क्लियर द कोर्स. और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बाज़ औक़ात कोट किया गया इस प्री कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज 1 के अंदर, एंड दैट वाज द ओनली क्राइम इज गेटिंग कॉट. सिर्फ इस जुमले की खूबसूरती पर आप जरा गौर कीजिए कि द ओनली क्राइम इज गेटिंग कॉट. और जब तक आप पकड़े नहीं जा रहे हो तो तब तक आप हर तरीके से, हर हवाले से जस्टिफाइड हो. लेवल 1 प्री कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज 2, इट सेज इंस्ट्रूमेंट एंड रिलेटिविटी स्टेज. इंस्ट्रूमेंट एंड रिलेटिविटी स्टेज में कोहलबर्ग कहता है कि पर्सन यूजेस अदर्स एज ए टूल टू सेल्फ सेटिस्फेक्शन. यहां पर अदर्स की इन्वॉल्वमेंट आ तो रही है, लेकिन अदर्स की इन्वॉल्वमेंट भी इसलिए आ रही है बिकॉज आप अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट चाहते हो. एग्जाम्पल इज चिल्ड्रन शेयरिंग टॉयज. ओके, एंड द टिपिकल जो हम एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं इसमें कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स, लेकिन इसमें शर्त यह है कि यू स्क्रैच माई बैक फर्स्ट. ओके, तो आपके जो सेल्फ मोटिव्स हैं वो दूसरों के साथ इन्वॉल्व तो हुए, लेकिन आपने कहीं पर भी अपने सेल्फ मोटिव पर
वो कंप्रोमाइज करने के बारे में नहीं सोचा। तो अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग ये आपका लोएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी है, विच इज प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। मॉरल डेवलपमेंट में लेवल 2 पे जब हम जाते हैं तो इट इज टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल मोरालिटी इज अगेन हैविंग 2 स्टेजेस। द कॉमन एलिमेंट इज ग्रुप फोकस्ड। इसमें आप जात से निकलकर आप एक ग्रुप की तरफ जा रहे हो, जिसमें कि आपने आई को छोड़कर वी की बात वो करनी शुरू की। सो ग्रुप नॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट। व्हाट डज द ग्रुप एक्सपेक्ट ऑफ मी, ठीक है, और ग्रुप की क्या वैल्यूज हैं, ग्रुप के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, ग्रुप के क्या कंसर्न्स हैं, वो चीज आपके लिए अहम वो होती चली गई। अब लेवल 2 स्टेज 3 इज नोन एज इंटरपर्सनल कंकॉर्डेंस स्टेज। इंटरपर्सनल कंकॉर्डेंस स्टेज वुड मीन रेलिवेंट ग्रुप्स, इसमें फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कोवर्कर्स हैं, तो अब आपको उनका दीनी लिहाज वो आना शुरू हो गया। ग्रुप नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस अफेक्ट बिहेवियर। ओके, अब आपका जो किरदार और आपका जो दारोमदार है वो सिर्फ जात तक नहीं है, अब आपने ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस को भी हिस्सा देना शुरू किया। Person is motivated by a desire to be seen as a good son or daughter, a good brother or sister, a good friend or a good co-worker. तो अब आप अपनी गुडनेस को दूसरों के साथ कंपैरिजन में लेकर आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रेंड इज मूविंग, सो डू यू हेल्प, सो आप उसको हेल्प करोगे, आप उसकी मदद करोगे, कल को वो भी आपके काम आएगा। तो एक ग्रुप नॉर्म्स की तरफ स्टेज 3 अब हमें लीड वो कर रही है। द स्टेज 4 इज टॉकिंग अबाउट लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। एंड एज यू नो कि लॉ एंड ऑर्डर वो मेरे लिए सिर्फ नहीं होता, वो आपके लिए सिर्फ नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर वो सबके लिए है। सो वहां पर जो कंसर्न बन रहा है लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज में, दैट इज सोसाइटी एट लार्ज। नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशंस एंड लॉज ऑफ सोसाइटी अफेक्ट्स बिहेवियर। रेड सिग्नल पर मुझे रुकना है, तब रेड सिग्नल पर मुझे क्यों रुकना है? बिकॉज दूसरे भी रुक रहे हैं, मुझे भी रुकना चाहिए, इसमें मेरी भी फलाह है और दूसरों का भी फायदा है। So person is motivated by a desire to be seen as a good citizen. अब आप मैं से निकलकर अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचे, और अब आप फैमिली फ्रेंड से निकलकर मुआशरती लेवल के ऊपर आकर एक इंसान, एक अच्छे इंसान के तौर पर अपने आप को इंट्रोड्यूस वो करवाना चाहते हो। तो अब आपके जो कंसर्न्स बनने शुरू हो जाएंगे, दैट वुड बी इट्स माय ड्यूटी एज अ सिटीजन। लेवल 3 ऑफ मोरालिटी पे अगर हम पहुंचे तो इसको वो कहता है दैट इज ऑटोनोमस और प्रिंसिपल्ड और पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जो कि मोरालिटी का अकॉर्डिंग टू द कोहलबर्ग हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट डिग्री है। इसकी भी 2 स्टेजेस हैं और इनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो यूनिवर्सल फोकस्ड है। पर्सन टेक्स एन इम्पार्शियल व्यू पॉइंट। वो किस दौर का है, किस रंगो मजहब का है, इन चीजों को पसेपुष्ट डालकर उसके लिए कंसर्न ये है कि अब उसने इंसानियत की बात करनी है, रादर एक मुआशरे के या एक खानदान के या अपनी जात के। So not just what's best for me, you have to see what's good for everyone. Not just what groups expect of me, you have to see what the humanity is preferring. इसमें स्टेज 5 की अगर हम डिस्कशन करें तो दैट इज कंसर्न विद सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो कहता है कि द रूल्स मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी एग्री टू फॉलो टू गवर्न रिलेशनशिप्स विद इन द सोसाइटी। एक पूरे मुआशरे की हम यहां पर बात कर रहे हैं। हाउ आर द रूल्स ऑफ सोसाइटी डिसाइडेड? इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अब वो रूल्स को डिफाइन कौन कर रहा है? क्या मुआशरा पूरा मिलकर कर रहा है कि क्या किसी एक शख्स का इस पर इंफ्लुएंस है? So if the king makes the rules, so we have to see why we have to obey the king only. And in case of democracy, you say it is the majority vote. Okay, so government of the people, by the people, for the people. So majority would be the authority to decide that what is to be governed and how it is going to be executed. So person is motivated by a desire to maintain the social contract. ठीक है, और उसी के तहत आई एम सेटिस्फाइड इवन दो आई लॉस्ट द वोट। सो आपने इंसानियत को देखा, आपने बिगर पिक्चर को देखा, होलिस्टिक व्यू को देखा। और अगर हम स्टेज 6 पर जाएं तो इट टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल स्टेज। एंड एट यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल स्टेज पर्सन डेवलप्स अ सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, coherent and consistent moral principles. Person follows the moral principles even if it means self-sacrifice. तो अपनी जात की कुर्बानी तक जो है वो लोग देने को तैयार हो जाएंगे। वो कंप्रोमाइज सिचुएशन से निकलकर सैक्रिफाइस सिचुएशन में चले जाएंगे इफ इट मींस कि इट इज गोइंग टू सर्व द ह्यूमैनिटी बाय एनी मींस। लेकिन यहां पर ये पूरा मॉडल
वेस्टर्न फिलॉसफी एक बात बताने से महरूम है, और वो ये है कि हु इज गोइंग टू डिसाइड फॉर ऑल दीज थिंग्स, who is going to declare that what actually is required by what particular society. अब कोहलबर्ग के इस मॉडल के मुताबिक कुछ उसकी assumptions हैं कि individuals go through stages of moral development, जिस तरह आपको हमने बताया कि मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी में you go through different stages. Different individuals may develop at different rates. कोई जल्दी स्टेज 3 पर पहुंच जाएगा, कुछ आखिरी सांस तक भी शायद स्टेज 3 को ना पा सके, लेकिन कोहलबर्ग ने इसमें यह कहा कि यू कांट स्किप स्टेजेस. ओके, यू कांट स्किप स्टेजेस. ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मैं से निकलकर डायरेक्टली इंसानियत की बात करनी शुरू कर दो. और इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना कोहलबर्ग ने आइडेंटिफाई किया, और वो ये था कि कैन गो बैकवर्ड्स, कि बाज़ औक़ात आप अपनी मोरालिटी को हायर लेवल्स पर पहुंचाकर भी वापस रिवर्ट बैक कर जा सकते हो. यू कैन गो बैकवर्ड्स. ठीक है, आपने शुरू में इंडिविजुअल एस्पेक्ट से बात शुरू की, फिर आप गुड नॉर्म्स पर गए, फिर आप सोसाइटल नॉर्म्स पर गए, लेकिन हो सकता है कि मुआशरे ने आपको वैसा ट्रीट नहीं किया जैसा कि आप चाहते थे, और आप दोबारा अपने खोल में, अपने शेल में वो बंद हो गए. So different individuals may end up in different stages. So that is what are the concerns of Kohlberg, and according to his theory and frame of reference. इसकी implication अगर हम organizational perspective में देखें तो implications for managers क्या होंगी कि may have employees at different stages. What motivates ethical behavior for one employee may not motivate ethical behavior for another employee. ये बिल्कुल उस तरह की बात है जिस तरह हमने मैस्लो हायरार्की थ्योरी के अंदर कहा था कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नीड सेट्स के साथ वो ऑपरेट कर रहे होंगे. सो जिस तरह उनके मुख्तलिफ नीड सेट्स होंगे, बिल्कुल उसी तरह हर किसी के मुख्तलिफ एथिकल स्टैंडर्ड्स, एथिकल पैमाने, एथिकल कंसिडरेशंस, एथिकल स्टेजेस और एथिकल लेवल्स वो होंगे. अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि क्या एथिक्स के मॉडल्स एंड थ्योरीज डिस्कस करके, या इवन क्या कुरान और हदीस के रेफरेंसेस देके आप लोगों को एथिकल बना सकते हो? सो कैन एथिक्स बी टॉट बाय एनी मींस, गिविंग रिलीजियस रेफरेंसेस, गिविंग सोशल रेफरेंसेस, गिवन साइकोलॉजिकल रेफरेंसेस, गिवन फिलोसॉफिकल रेफरेंसेस. द क्वेश्चन इज कैन एथिक्स बी टॉट? इसके ऊपर बेशुमार रिसर्च वो कंडक्ट हुई, और उसका मैं खुलासा यहां पर आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं कि यस, मॉरल डेवलपमेंट कैन बी एनकरेज्ड. इसका यह मतलब नहीं होगा कि आप हक बात की तलकीन को छोड़ दें. हक बात की तलकीन करते रहना और मुसलसल करते रहना वो आपके लिए जरूरी है. सो रिसर्च कंक्लूड्स दैट डेलिब्रेट एजुकेशनल एफर्ट्स टू टीच एथिक्स अफेक्ट्स एक्चुअल रियल वर्ल्ड बिहेवियर्स. ओके, और ये बात याद रखिएगा कि जैसा हमने गुज़िश्ता डिस्कशंस में एक पॉइंट डिस्कस किया था 80-20 रूल का, एंड आई आइडेंटिफाइड कि 80% ऑफ द टाइम इट इज फॉल्ट ऑफ द सिस्टम. तो याद रखें कि सिस्टम में हमें इन बातों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा जो बातें लोगों को एथिकल कंसर्न्स की तरफ वो लेकर चलती हैं. सिस्टम की इंटेग्रिटी, सिस्टम की यूनिफॉर्मिटी, सिस्टम की सिंक्रोनाइजेशन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू जस्ट ब्लेमिंग द पीपल. सो सिस्टम की डिजाइनिंग के लिए ही हम इन सारी कंसर्न्स को वो गो थ्रू कर रहे हैं. ड्रामेटिक चेंजेस इन मॉरल रीजनिंग अकर इनटू यंग एडल्टहुड, 20s and 30s and beyond, कि जहां पर जब उनको एथिकल कंसिडरेशंस के बारे में टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर बताया समझाया गया, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, बार बार एक बात की तलकीन की गई, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें वो इल्मुल यकीन से निकलकर ऐनुल यकीन में, और ऐनुल यकीन से निकलकर हक्कुल यकीन में वो पहुंचती चली जाती हैं. नो डाउट हर किसी की तौफीक और इस्तात वो डिफरेंट है, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी डिफरेंट है, लेकिन इसके बावजूद कोशिश करते रहना वो हमारा फर्ज है. अब रोल ऑफ एथिक्स इन बिजनेस को जब हम देखें तो एडम स्मिथ के दौर से इसके ऊपर बहुत तबसरा टेक्निकली ग्राउंड्स के ऊपर एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ. एंड अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, that why do humans behave in generous and noble ways? It is due to reason, principle, conscience,
the inhabitant of the breast, the man within, the quiet judge and arbiter of our conduct. These are the aspects that why do humans behave in generous and noble ways. If we look at the concern of Peter Drucker back in 1954 in American Society, he said, but what is most important is that management realized that it must consider the impact of every business policy and business action upon society. It has to consider whether the action is likely to promote the public good, to advance the basic beliefs of our society, to contribute to its stability, strength, and harmony. When we talk about Thompson and Strickland, 1995, Thompson and Strickland is author of many strategic books. And he said, a strong corporate culture founded on ethical principles and sound values is a vital driving force behind continued strategic success. जिसके तहत फिर आगे चलकर हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, इस तरह के बहुत सारे कंसर्न्स जो थे वो इवॉल्व होने शुरू हुए. मिल्टन फ्रेडमैन के मुताबिक इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू कंडक्ट द बिजनेस इन अकॉर्डेंस, जिसको मैंने सिस्टम की एस्टैब्लिशमेंट कहा था, टू कंडक्ट द बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द डिजायर्स ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, which generally will be to make as much money as possible while conforming to the basic rules of society, both those embodied in law and those embodied in ethical customs. That is the reason कि जब हम मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उन मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स के साथ हम वैल्यू स्टेटमेंट भी बताते हैं, वैल्यू प्रिंसिपल्स का जिक्र भी किया जाता है, एथिकल डॉक्यूमेंट्स, आपके कोड ऑफ कंडक्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं. सो दीज आर ऑल द कंसर्न्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइवल के लिए मैंडेटरी तस्वुर किए जाएंगे एवरीवेयर अराउंड. अब जब रोल ऑफ एथिक्स इन बिजनेस की हम बात करें तो उसका दारोमदार सिर्फ बिजनेस इटसेल्फ तक नहीं है. उसमें जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दे आर एम्प्लॉइज, दे आर कस्टमर्स, दे आर सप्लायर्स, दे आर क्रेडिटर्स, दे आर स्टॉक होल्डर्स. और होगा क्या कि इन किसी भी स्टेक होल्डर के साथ अगर आपने कोई भी अनएथिकल ट्रीटमेंट रवा रखा तो अनएथिकल बिहेवियर रिजल्ट्स इन रिटेलिएशन, and obviously that retaliation would backfire and that retaliation would soon be taking away your reputation. अब हमारा कंसर्न इस बात पर आ रहा है कि सपोजिटली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर somebody is not ethical, तो whose fault it is? Who is responsible for unethical conduct in business? There are three views in this regard. One, the employees who made the unethical decision, उस बंदे को पकड़े, उसने गलत फैसला किया, because फैसला शख्स ने किया, फैसला कॉर्पोरेशन ने नहीं किया. So corporations don't make decisions, people do. So the people are to be blamed. Therefore, the people who made the unethical decision should be held responsible. इसमें ऑर्गेनाइजेशन का क्या कसूर? आप सिंपली उसको ले ऑफ कर दो, उसको आप फायर कर दो बिकॉज उसने गलत फैसला किया. कंपनी बरियो जिम्मा है. Second school of thought, it says that no, the corporation is equally responsible because employees' decisions are made in the context of corporate policies, corporate norms, organizational structure, and corporate culture. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ अर्सा कबल रिक्रूटमेंट हो रही थी और वो रिक्रूटमेंट में एक टिपिकल क्वेश्चन सब लोगों को कर रहे थे एंड द क्वेश्चन वाज कि आपको इस कंपनी का माल बेचने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है तो आप दे देंगे. तो जिस शख्स ने कहा कि जी दे देंगे वो तो अनएथिकल है, जिसने कहा नहीं देंगे तो उन्हें पता था कि मार्केट के अंदर नॉर्म यही है कि रिश्वत के बगैर ये माल नहीं बिकता. तो जो शख्स वहां पर रिक्रूट हुआ उसका स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था. उसने कहा कि मैं हर वो काम करूंगा जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी मुझे इजाजत देगी. ओके, सो अब ये फैसला करना बड़ा ट्रिकी हो जाएगा कि आपकी हिपोक्रेसी कहां से शुरू हो रही है और आपकी डिप्लोमेसी कहां पर खत्म हो रही है. सो लोगों के जो डिसीजंस हैं वो अक्सर औकात ऑर्गेनाइजेशनल, कॉर्पोरेट नॉर्म्स, स्ट्रक्चर, कल्चर उसके ऊपर मुनहसर होते हैं. Therefore, the corporation as a whole should be held responsible. Third perspective, कि both the corporation and the employees involved, वो पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल है और वो इदारा भी रिस्पॉन्सिबल है जहां पर एक गलत फैसला हुआ और जाहिर है कि उस गलत फैसले के तौर पर किसी स्टेक होल्डर के जो राइट्स हैं वो मुतासर वो हुए होंगे.
आप अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बरियो जिम्मा कब हो सकते हो? According to the Western school of thought, and I'm quoting these things from the book of Business Ethics written by Velasquez, उसने कहा कि आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हो ट्रू इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट के ऊपर। ट्रू इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट मींस आपको उस बात का पता ही नहीं था, एंड इफ यू जस्ट डोंट नो सो यू शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। लेकिन उसमें शराइत क्या है कि नॉट विलफुल इग्नोरेंस, not ignorance due to negligence, and not ignorance of ethics. इन तीन चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा, then we can count that there was true ignorance of fact or not. And the second aspect जिसपे कि आपकी moral responsibility reduce कर जाती है, and that is true inability to do anything else, कि आपके पास उसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था, आप कुछ नहीं और कर सकते थे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या उतनी नौबत आ गई थी कि जब आपके पास यू आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, नो अदर अल्टरनेटिव? क्या आपने तमाम अल्टरनेटिव्स का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया था? क्या आपने तमाम चीजों को परख लिया था? सो ये तमाम क्वेश्चन मार्क्स हैं जो इन तमाम थ्योरीज के एंड्स पर हमारे पास आने शुरू हो जाते हैं। आप मॉरल प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें मेन इशू क्या है कि व्हाट मॉरल प्रिंसिपल्स शुड बी यूज्ड टू मेक मॉरल जजमेंट इन बिजनेस। अब और जाहिर है कि उस मॉरल प्रिंसिपल की बुनियाद क्या है, वो मॉरल प्रिंसिपल आपके पास आया कहां से, किस शख्स ने उसको डेवलप किया, और अगर किसी शख्स ने उस मॉरल प्रिंसिपल को डेवलप किया तो क्या उस शख्स की जात की जो पर्सनल मोटिव्स थे, जो उसकी बायसनेस थी, जो उसका प्रेजुडिस एटीट्यूड था, क्या वो उसमें तो शामिल हाल नहीं था? लिहाजा अब अगेन वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट ने 5 मॉरल प्रिंसिपल्स उनको डेवलप किया। अब उन 5 मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर मैं कुछ आपके साथ तनकीदी जायजा पेश करता हूं, that why these 5 specific moral principles are discussed specifically, because it is said that these 5 moral principles are complementary, they are comprehensive, and they are commonly studied and used. अब ये बातें तो यहां पर बहुत अच्छी दिख रही हैं, but very soon we'll come to know कि पांचों के पांचों 5 specific moral principles they are challenged, and how they are challenged, let's have a detail in that. The 5 principles we have जिसके बगैर एथिक्स की डिस्कशन पूरी नहीं हो पाती, एंड दे आर नंबर 1 यूटिलिटेरियनिज्म, 2 राइट्स, 3 डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, 4 ethics of care, and 5 virtue ethics. Now let's discuss them one by one. When you talk about utilitarianism, according to the principle of utilitarianism, it is said that the morally correct action is the one that maximizes net social benefit, where net social benefits equals social benefits minus social costs. लेकिन इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क किया गया कि how would you calculate the social benefit and the social cost when human element would be involved? तो आप क्या ह्यूमन की वैल्यू भी डिटरमिन करोगे? क्या आप ह्यूमन को भी कॉस्ट एंड बेनिफिट के अंदर एवेल्युएट करोगे? सो यहां पर जो फोकस था मेन यूटिलिटेरियनिज्म के मॉडल में, दैट वाज द एंड्स, ओनली एंड्स। अगर आपका नेट सोशल बेनिफिट ज्यादा है नेट सोशल कॉस्ट के, तो रिगार्डलेस कि आप उस एंड तक कैसे पहुंच रहे हो, यू डू इट। So maximize net social benefit, that would be the concern related to the social benefit, which is the good side, and the social cost, which is the harm side. So most good and least harm for everyone, ये आपका स्लोगन बन गया यूटिलिटेरियनिज्म का, और उसमें कंसिडर ऑल गुड एंड ऑल हार्म के बारे में बात की गई, और ये कहा गया कि एवरीवन हु इज अफेक्टेड, नॉट प्राइवेट बेनिफिट्स एंड कॉस्ट, रादर सोशल बेनिफिट एंड कॉस्ट के ऊपर हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, लॉस ऑफ इनकम इज इकोनॉमिक, लेकिन पेन एंड सफरिंग इज नॉन इकोनॉमिक। नाउ होल्ड ऑन, वेट अ मिनट, गिव मी अ पॉज। हाउ वुड यू कैलकुलेट the economic worth or the economic cost of pain and suffering? How would you justify that your net social tangible benefits at the cost of pain and suffering is justified? So उसमें हमारे पास कंपैरिजन में पास्ट एंड फ्यूचर कंसर्न्स होंगे, whether easily measured or not. यूटिलिटेरियनिज्म ये कहता है कि आपको बेनिफिट की तरफ जाना है। Major concern which the author himself is putting, और यहां पर मैंने उसके साथ इस एक्सप्रेशन को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है स्लाइड के ऊपर, और वो कंसर्न ये है कि some benefit and cost might be hard to measure in precise, which is non controversial ways में अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन लाइफ,
अब कुरान करीम ने जो हमें तालीम दी वो तो तालीम ये थी कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो आप एक शख्स की लाइफ का इकोनॉमिक वैल्यू को आखिर कैसे डिटरमिन करोगे? आप लोगों के दरमियान कौन किससे कमतर है और कौन किससे बरतर है, इसको कैसे इवैल्यूएट करोगे? So, but utilitarianism might appear to justify unethical conduct. And this is not me who is saying that. This is a published book. This is a universal principle related with the utilitarianism, which says that utilitarianism might appear to justify unethical conduct. For example, if you have suppose an old granny and grandpa at home and you are spending on their medicine, you have old parents at home, you're spending on their medicine, what benefit are you getting out of them? If you're not getting any benefit out of them, it is better to go for mercy killing. Again, this is not my statement. This is what utilitarianism is trying to dictate. This is what utilitarianism is trying to preach. And we have to be sensitive that how come this concept can be taken up as a part of ethical discussion. So what's wrong with this definition? In case of utilitarianism, it is said that utilitarianism is the view that so long as an action provides me with more measurable economic benefits than costs, the action is morally right. So if you go for mercy killing of the parents, that means that you are absolutely right because they are just the cost centers. They are not giving you any tangible benefit. You are spending your income on them. So economic value of the human perspective cannot be calculated if we talk about utilitarianism. Let's talk about rights model then. The rights principle said, the morally correct action is the one that you have a moral right to do that does not infringe on the moral rights of others and that furthers the moral rights of others. Okay? तो यहां पर उन्होंने rights की गेम शुरू कर दी. हकूक की तलबी, मुझे मेरे हकूक चाहिए. ओके, अब आपको मैं बताता हूं कि इस हकूक की तलबी में फिर नतीजा क्या निकला. राइट्स ने फोकस किया मीन्स पर, जैसे आपको मैंने बताया कि यूटिलिटेरियनिज्म ने फोकस किया एंड्स पर, तो राइट्स ने फोकस किया सिर्फ मीन्स पर. तो राइट्स आर एंटाइटलमेंट्स. ओके, हमने एकदम से नारा लगा दिया कि देयर इज राइट टू फ्री स्पीच, देयर इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देयर इज राइट टू एन एजुकेशन. सो यू हैव गॉट ऑल द राइट्स एंड यू आर एंटाइटल्ड बाय द सोसाइटी, बाय द गवर्नमेंट टू आस्क फॉर एंड टू डिमांड योर एंटाइटलमेंट्स. सो राइट्स, ड्यूटीज एंड इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं, फंक्शन ऑफ राइट्स जो था इज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट्स. ओके, और ये कौन से इंटरेस्ट थे? दे वर द सेल्फ इंटरेस्ट्स. So you have the freedom of free speech, you have the freedom of religion, you have the freedom of education. So these are your interests. You have the freedom, you do it, you don't do it. That's your concern. Nobody is there to question you. तो यहां से आपकी बुनियाद पड़ गई इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज की. Because individualism के अंदर it's only you who matters, nobody else. So rights creates duties if they create, and free speech, freedom of religion and education, ये तमाम चीजें थी जिसके ऊपर बहस जो थी वो मुसलसल जारी रही. लेकिन इस पे फॉल्ट क्या हुई? फॉल्ट के लिए कहता है कंसीडर योर ओन मॉरल राइट्स एंड द मॉरल राइट्स ऑफ अदर्स. अपने राइट्स को देखें, दूसरों के राइट्स को देखें, एंड डोंट इन्फ्रिंज ऑन मॉरल राइट्स ऑफ अदर्स, फर्दर मॉरल राइट्स ऑफ अदर्स. आपको करना क्या है कि आपको अपने राइट्स के चक्कर में दूसरों के राइट्स पे कंप्रोमाइज नहीं करना. लेकिन अगर आपके राइट्स दूसरे के राइट्स के साथ तजाद में आ जाएं तो फिर क्या होगा? Then who has to give up, you or the other person? So what moral rights do people have? हमें इस बात का इदराक कैसे होगा? और अगर हर कोई अपनी मस्जिद बनाकर बैठ जाएगा, हर कोई अपना मंदिर बनाकर बैठ जाएगा, तो आपको यह सोचना है कि क्या तजाद, क्या कॉन्फ्लिक्ट अब प्रिवेल नहीं करेगा? इस चीज को एलैबोरेट करने के लिए हमारे पास एक फिलोसॉफिकल assumption जो बहुत कॉमनली डिस्कस की जाती है इन द राइट्स मॉडल. When you talk about what rights do individuals have, it is coming from Immanuel Kant. So Immanuel Kant ने जो concept हमें दिया, that was categorical imperative. In categorical imperative, he came up with three main concerns. The one was reversibility, the second is
universalizability, and the third one is respect and free consent. When you talk about reversibility in categorical imperative, it is said that that is an ethical principle that states that one should test the morality or immorality of an action by putting oneself in the other person's place. जैसे एक मुहावरे में हम कहते हैं ना, put yourself in others' shoe. आप दूसरे की जगह पर होकर सोचो कि is it right or wrong, and by reversing the situation in question, और फिर अपने ऊपर अप्लाई करो कि क्या ये आपके लिए अब सही है या नहीं है. सेकेंड कंसर्न जो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव में इमैनुअल कांट ने प्रेजेंट किया, दैट वाज यूनिवर्सलाइजेबिलिटी. And according to this concept, it means the person's reasons for acting must be reasons that everyone could act on at least in principle. लेकिन यहां पर ये लोग इस बात को बताने के कासर रहे कि who is going to decide that principle and from where would you get that principle. इसके बाद नो डाउट इमैनुअल कांट ने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की फिलॉसफी के तहत रिस्पेक्ट एंड फ्री स्पीच की बात की. लेकिन with a big but that I have put over here, what rights are in conflict? How should we resolve those conflicts among rights? तो अगर एक क्लैश आ जाए, अगर एक कंफ्लिक्ट क्रिएट कर जाए मेरे और आपके राइट्स के दरमियान, तो अब ये बताइए कि आप कंप्रोमाइज कौन करेगा और क्यों करेगा. कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का जो मॉडल है, इसको डिस्कस करने के लिए मैंने ये आपके साथ एक फिलोसॉफिकल कैटेगराइजेशन यहां पर प्रेजेंट की है कि व्हेन वी टॉक अबाउट एथिकल थ्योरीज, तो उसमें हमारे पास तीन मेजर कंसर्न्स आते हैं, व्हिच आर कॉग्निटिविस्ट रियलिस्ट अप्रोच, कॉग्निटिविस्ट एरर थ्योरी एंड नॉन कॉग्निटिविस्ट एंटी रियलिस्ट थ्योरी. व्हेन वी टॉक अबाउट कॉग्निटिविस्ट रियलिस्ट मॉडल, तो उसमें डेनोटोलॉजिकल, अथॉरिटेटिव कमांड, नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट पर्सपेक्टिव्स वो हमारे सामने आते हैं. और इन डेनोटोलॉजिकल का मतलब होता है बेस्ड अपॉन सम ड्यूटीज. सो इस डेनोटोलॉजिकल, अथॉरिटेटिव कमांड एंड नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट लिस्ट में अगर आप देखो तो वी हैव डिवाइन कमांड, वी हैव कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, वी हैव इंट्यूटिव कमांड, वी हैव सोशल कन्वेंशन, वी हैव सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तो ये सब मॉडल्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस वो किए जाने शुरू हो जाएंगे. इसके अलावा इन कॉग्निटिविस्ट realist approach, we have teleological consequentialist approach, which includes social ethics and personal ethics. Or social ethics mein we have classical utilitarianism, welfare utilitarianism, and personal ethics जिसमें के egoism, evolutionary approach, eudaimonism, इस तरह के जो concepts हैं they are being discussed. अब इन तमाम कैटेगोरिकल जो फिलोसॉफिकल कैटेगराइजेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की, वेरी इंटरेस्टिंगली इन तमाम फिलोसफीज के प्लस एंड माइनस हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं. फॉर एग्जांपल, मैं उनमें से चार आपके सामने एथिकल थ्योरीज प्रेजेंट कर रहा हूं. अभी आपके साथ मैंने यूटिलिटेरियन मॉडल कंसर्न डिस्कस किया. तो यूटिलिटेरियनिज्म इज कंसेंसस बेस्ड कंसर्न, जिसमें कि आप नेट सोशल बेनिफिट की बात करते हो. इसमें एडवांटेजेस क्या हैं इसके? स्ट्रेसेस प्रमोशन ऑफ हैप्पीनेस एंड यूटिलिटी. ठीक है, सब अवामुन्नास के लिए हम एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं. डिसएडवांटेज क्या है? इग्नोर्स कंसर्न्स ऑफ जस्टिस फॉर द माइनॉरिटी पॉपुलेशन. जस्ट लुक एट दिस डिसएडवांटेज. इग्नोर्स कंसर्न्स ऑफ जस्टिस फॉर माइनॉरिटी पॉपुलेशन. सेकंड, आइए जब आप ड्यूटी बेस्ड डेनोटोलॉजी की बात करोगे तो वहां पर एडवांटेज क्या है? स्ट्रेसेस द रोल ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पेक्ट फॉर पर्संस. बड़ा अच्छा एडवांटेज है. लेकिन लुक एट द डिसएडवांटेज के अंडर एस्टिमेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड सोशल यूटिलिटी. कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जब हम राइट्स की बात करते हैं तो प्रोवाइड्स अ मोटिवेशन फॉर मोरालिटी. वेरी गुड. लेकिन डिसएडवांटेज क्या हमें नजर आता है? ऑफर्स ओनली अ मिनिमल मोरालिटी. व्हाई? बिकॉज यू बिकम टू मच सेल्फ फोकस्ड. कैरेक्टर बेस्ड जब हम बात करें, वर्चू एथिक्स की जब हम डिस्कशन करेंगे, तो स्ट्रेसेस मॉरल डेवलपमेंट एंड मॉरल एजुकेशन. यहां तक तो बात बहुत अच्छी है, लेकिन डिपेंड्स ऑन होमोजीनियस कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स फॉर मोरालिटी. कि हर इलाके के अपने नॉर्म्स होंगे, उस सोसाइटी के लोग अपने एथिक्स को फॉलो करेंगे और वो उनके लिए एथिकल होगा. सो दैट इज द कंसर्न वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, कि वहां पर होमोजीनियस कम्युनिटी के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए वो एप्लीकेबल काउंट वो किए जाएंगे. So rights protect interests, rights create duties, and when rights conflict, तो फिर क्या होता है? जब rights conflict करें तो examine the competing interest,
decide which interest is more important and give priority to right that protects more important interest. तो यहां पर तो फिर आप यूटिलिटेरियनिज्म इंटरेस्ट का ले आए, और आपने ये भी डिफाइन नहीं किया कि who is going to decide, either you or the other person. अगर मेरा कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ है तो who is going to decide, me or you? और हम उसमें जस्टिस को, फेयरनेस को वो कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, सही बुखारी से मैंने कोट की है. इट इज सेइंग, soon others will be preferred to you and there will be things which you will not like. जल्द ही दूसरों को तुम पर सबकत दे दी जाएगी और ऐसे मामलात होंगे जिन्हें तुम पसंद नहीं करोगे. The companions of the prophet asked, O Allah's messenger, what do you order us to do in this case? Allah's apostle, peace be upon him, said, Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, I order you to give the rights that are on you and to ask your rights from Allah subhanahu wa ta'ala. अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से राइट मांगने का क्या मतलब है? अगर हम इसकी तशरीह में जाएं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करना कि वो दूसरों को तौफीक दे कि वो आपके हुकूक अदा करें. लेकिन हुक्म किस बात का है, ऑर्डर किस बात का है? टू गिव द राइट्स दैट आर ऑन टू यू, और द राइट्स व्हिच आर ऑन टू यू आर बेसिकली द ड्यूटीज. जबकि राइट्स मॉडल में हमने सारे का सारा जो फोकस था वो फोकस किस पर कर दिया? हमने सारा फोकस कर दिया अपने हकूक की तलबी के ऊपर. जबकि ड्यूटी की जो अदायगी है, जो फराइज की अदायगी है, उसके ऊपर ये मॉडल कुछ भी कहने को कासिर था. अब अगर हम जस्टिस की तरफ आते हैं, एंड सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग दिस इज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हमारे पास थर्ड प्रिंसिपल है. पहला यूटिलिटेरियनिज्म, दूसरा राइट्स. अब हमारे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के ऊपर. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कहना यह था कि द मॉरली करेक्ट एक्शन इज द वन दैट प्रोड्यूसेस अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स, गुड एंड हार्म. ओके, अब ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर हम बात करते हैं. वो कहते हैं कि जनरल फेयरनेस प्रिंसिपल एक हमें फॉलो करना पड़ेगा, और जनरल फेयरनेस प्रिंसिपल ये है कि पीपल हु आर सिमिलर इन रेलिवेंट रेस्पेक्ट्स शुड बी ट्रीटेड सिमिलरली. सो ऑल द व्हाइट्स, उनको आप सेपरेट ट्रीट करो, ऑल द ब्लैक्स, उनको आप सेपरेट ट्रीट करो, ऑल द कलर्ड, उनको आप सेपरेट ट्रीट करो. द पीपल हु आर सिमिलर इन रेलिवेंट रेस्पेक्ट्स शुड बी ट्रीटेड सिमिलरली. सो पीपल हु डिफर इन रेलिवेंट रेस्पेक्ट्स शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली. सो यहां पर अब पैमाने बदल जाएंगे. अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ गया? अगेन द क्रिटिसिज्म इज प्रेजेंटेड बाय द ऑथर ऑफ द बुक एंड ही सेड व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर रेलेवेंट इन डिसाइडिंग इफ पीपल आर सिमिलर. आपके पास पैरामीटर क्या है? रंगो मजहब है, कौमियत है, एज है, जेंडर है. आपके पास पैरामीटर क्या है जिस पर आप ये कैलकुलेट करोगे कि आइदर देयर इज अ सिमिलरिटी और देयर इज नो सिमिलरिटी. हमारा सेशन टाइम खत्म हो रहा है, काइंडली नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन कीजिए.